हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीटीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बेटा क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वक्त आपके पास कम रह गया है तो आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, केवल रिवीजन के तौर पर आपको क्लास दी जा रही है, ठीक है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, मैराथन नहीं लगाई है, तो वो लोग जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम पर से। 11वां क्वेश्चन कहता है कि अनीता, जो कि चौथा कक्षा की एक अध्यापिका है, अपने कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में बोरियत महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। कहता है कि इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाता रहें। नहीं, आपको ये नहीं करना है कि बच्चे बोर हो रहे हैं तब भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन विद्यार्थी को दंडित करें। नहीं बेटा, दंड नहीं देना है बच्चों को। ये सीटेट में टैग वर्ड जो है निगेटिव शब्द है। पाठ की विषय वस्तु पर पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। हो सकता है ये पॉजिटिव है। कहता है मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम ही नहीं है, ये भी नहीं है। देखो, बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी आपको नहीं करना है, इतना याद रखना है। सीटेट में कोई भी ऑप्शन में अगर बच्चे के बारे में गलत कहा गया है तो सीटेट में ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक। फिलहाल ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। 12 कहता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। यानी कि कोई समस्या को हल करना है तो विद्यार्थियों की मदद एक शिक्षक के रूप में आप कैसे करेंगे। कहता है असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी को भ्रमित करेंगे। देखो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। तो भ्रमित थोड़ी ना करना है बच्चों को। भीतर कहता है कि विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। नहीं, आपको सीधे उत्तर नहीं बताना है, ना ही नकल करने के लिए कहना है। भाई, आप अवसर प्रदान करें बच्चों को, ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढें। आप ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक यानी कि स्कीमा संरचना को क्या करे, सक्रिय करे। बिल्कुल ये हो सकता है, पॉजिटिव है। देखते हैं, जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित कर दें। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो, हमें क्या करना है कि प्रासंगिक संरचना किसे कहते हैं, जो मैंने टिक कराया है अभी। प्रासंगिक संरचना को सक्रिय किए बिना किसी समस्या को हल करके विद्यार्थी की कठिनाई को क्या किया जा सकता है, उसका अनुभव प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फिलहाल के तौर पर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। पहला कहता है कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है, हो सकता है। इसमें सिद्धांत को रटने पर, देखो रट्टा मानना है ना, परिभाषा व्याख्यान ये सब क्या होता है, निगेटिव शब्द होता है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। नहीं बेटा, सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इसमें केवल, देखो शब्द आ गया निगेटिव होता है। बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर पहला वाला, कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है। अच्छा हाँ, प्रगतिशील शिक्षा किसने दी, ये तो भूल गया बताना। ये बेटा आपका जॉन डीवी ने दी है आपका, ठीक है। इसका शिक्षा का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना होता है और बालकों में मूल्यों की स्थापना करना, बालकों में सामाजिक और सांस्कृतिक बौद्धिक विकास और बालकों को में सहयोग की क्या है, भावना का विचार करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं, ठीक है। कहता है बहुआयामी, बहू का मतलब समझते हैं ना, अपनी वाली बहू नहीं जिससे शादी करते हैं वो नहीं। बहुआयामी का मतलब होता है एक से ज्यादा, और एकल आयामी का मतलब होता है केवल एक, ठीक है। कहता है कि केवल खेलकूद, केवल शैक्षिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशलों में या सभी उद्दंड कार्यों में। नहीं, देखो केवल खेलकूद, केवल शैक्षिक कार्य नहीं होगा, कई प्रकार के कौशलों में क्या होते हैं, बहुआयामी वाले माहिर होते हैं आपका। जैसे कि आपका चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो जाए बेटा, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो जाए, सामाजिक क्षेत्र में हो जाए, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो जाए, है ना। तो अतः शिक्षक को अपने अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों के बारे में आकलन के आधार पर ये कह सकते हैं कि बहुआयामी छात्र कई प्रकार के कौशलों में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 ज़्यादा बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक विद्यार्थी कुछ संप्रतियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। ये किस तरह का लक्ष्य का उदाहरण है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो कुछ संप्रतियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाह रही है। उसकी जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा जो पैदा होती है, उसको संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। ये किस तरह के लक्ष्य का क्या है, उदाहरण है। कहता है कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है ये। तो बिल्कुल ठीक है, महारत के लिए ही वो जिज्ञासा को शांत करती हुई ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे। कहता है कि परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य है,
प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। देखो, एक विद्यार्थी कुछ संप्रतियों के बारे में बेटा क्या कर रही है, अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कुछ किताबें वगैरह पढ़ रही है। ये जो लक्ष्य है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये महारत हासिल करने की दिशा में क्या है, उन्मुख लक्ष्य का एक उदाहरण है। किसी भी विषय के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित संप्रत्यय करना क्या होता है, आवश्यक होता है। इसमें अधिगम के प्रति सकारात्मक भावना का क्या होता है बेटा, विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 लॉरेंस कोहलर से है। कहता है कि लॉरेंस कोहलर नैतिक विकास के, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि लॉरेंस कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कि सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसकी बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कहता है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अवस्था या सामाजिक अनुबंध। देखो, ये जो है आपका जो क्वेश्चन कहता है कि दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं, दूसरों की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। यानी कि सामाजिक अनुबंधन हमारी तीसरी अवस्था की पहली उपअवस्था होती है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेटा, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि तुम मुझे सेब दो मैं तुम्हें टमाटर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। कानून एवं व्यवस्था अवस्था और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास ये दूसरी अवस्था होती है और इसकी ये दो उपअवस्थाएं होती हैं। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की में, यानी कि पापा जी कहते हैं कि शर्मा जी कहते हैं कि बेटा शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। जबकि कानून एवं व्यवस्था अवस्था में क्या होता है, बच्चा होता है वो कहता है कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। यानी कि आप अच्छे बनो, समाज आपकी वाहवाही करेगा। ये किस में आता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में आता है। तो ये तो नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। कानून एवं व्यवस्था में क्या होता है कि मैं जो हूँ अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। ठीक है, तो निर्णय लेने की बात भी नहीं हो रही है। यानी कि ये पहली अवस्था की दूसरी उप अवस्था है आपकी। इसमें क्या होता है, एक तरफ अहम केंद्रिकता होती है, यानी कि यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, यानी कि इस साइड में क्या होता है, स्वार्थी बच्चा होता है। जबकि सजा एवं आज्ञाकारिता में क्या होता है, माता पिता होते हैं, जिसमें होता है जैसे कि माता पिता कहते हैं कि कुछ खिलौने बेटा छोटे भाई को भी दे दो। बच्चा कहता है कि मैं सारे खिलौने खुद मुझे दे दो। यानी कि बच्चा कहता है कि सारे खिलौने मुझे दो, मैं किसी को चॉकलेट नहीं दूंगा, ना अपने बड़े भाई को दूंगा ना छोटे भाई को दूंगा। तभी क्या कहते हैं पिताजी कि अभी डंडा निकाल के लाऊं मारूं तुझे मैं। तो वो क्या है, यहाँ पे नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है कोहलर की वे अवस्था जिसमें नैतिकता का अभाव होता है, वो भी आपकी यही वाली अवस्था होती है। या कोहलर की व्यवस्था या नैतिकता जिसमें नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है, यानी कि दूसरों के इरादों पर होती है, उसे भी हम यही बोलते हैं। कोहलर की वे अवस्था या नैतिकता जो दंड से निर्धारित होती है, वो भी सजा एवं आज्ञाकारिता अवस्था यानी कि पहली ही अवस्था होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, देखो यहाँ से टैग वर्ड मिल गया, पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। कहता है गुणज वैफल्य, लेखन वैफल्य, गति समन्वय वैफल्य या वाचन वैफल्य। 17 का आपको बेटा बताना है। ठीक है, ठीक है। देखो अब कहता है कि पढ़ने, और पढ़ने से संबंधित हमारा आता है डिसलेक्सिया यानी कि वाचन वैफल्य। लेखन वैफल्य जो होता है आपका वो क्या आ जाता है, आपका डिसग्राफिया आ जाता है। क्या हो जाता है, जबकि गुणज वैफल्य यानी कि डिसकैलकुलिया आ जाता है आपका। ठीक है बेटा, तो ये हमारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। कहता है कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रस्तुत करती है और उपयोग कराती है, और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर शायद कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं अभी। देखो बेटा, यहाँ तक तो आपका ठीक होगा कि फ्लैश कार्ड प्रस्तुत करती है और उपयोग कराती है, लेकिन कहता है कि सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफ़ी देती है, यानी कि जो सही उत्तर नहीं देते उन्हें टॉफ़ी नहीं देती है। ठीक है, पुरस्कार देना, दंड देना ये गलत होता है। कहता है कि परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। बिल्कुल, परिचर्चा करने के लिए कहती है, ऑप्शन 2 सही है। विद्यार्थी नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ सहित
संबंधित संकेतों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये भी ठीक है। कहता है कि रेखा अपने विद्यार्थी को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कहती है, नहीं ये नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में है, इसमें है, ये देखो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 19वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। कहता है गुणज वैफल्य, अभी मैं बताकर आया हूँ पिछले क्वेश्चन में, गुणज वैफल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया कैलकुलेटर संबंधित होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहता है पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया, अभी मैं बताकर आया हूँ, ये पढ़ने से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। श्रवण दोष, अगर किसी को श्रवण दोष है तो आप उसे ऑडियो टेप थोड़ी ना देंगे, अगर किसी को देखने में परेशानी है तो आप उसे चित्र थोड़ी ना देंगे, है ना। ये बेटा 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। कहता है कि समावेशी कक्षा से क्या तात्पर्य है आपका। देखो समावेशी का मतलब होता है बेटा जिसमें कि सारे बच्चे एक साथ बैठे हों, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं आपके, उनसे ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो, और उनसे जो नीचे वाले बच्चे हैं वो सभी बैठे हों बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा बोलते हैं। कहता है कि प्रतिभाशाली और सृजनशील शिक्षार्थियों की शिक्षा, अब इसमें सामान्य तो है ही नहीं बेटा। कहता है प्रतिभाशाली और सामान्य शिक्षार्थियों की, नहीं ये भी नहीं होगा। केवल अधिगम अक्षम, केवल अधिगम वाले भी नहीं लेना है, हमें लेना है सामान्य और अधिगम अक्षम। अब देखो ये वाला क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया। अधिगम अक्षम का मतलब होता है इसमें सारे के सारे लोग आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो समावेशी शिक्षा का अर्थ, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से क्या है, जोड़ना है, उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना। इस शिक्षा के अंतर्गत विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को अधिगम अशक्त वाले हो गए, निर्धन हो गए, वंचित हो गए, पिछड़े हो गए, प्रतिभाशाली हो गए, सृजनशील हो गए, अनुचित जाति जनजाति इत्यादि के एक ही कक्षा के अंदर क्या दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।